Good morning, students. Paper 11th, Plant Development and Reproduction, Unit 1st के अंतर्गत वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन एंड रूट हेयर्स डिफरेंटिएशन के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन क्या है, इसका क्या अर्थ है। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन, कि वेस्कुलर टिश्यू का डिफरेंटिएशन कैसे होता है, रूट में किस प्रकार से होता है। रूट में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो रेडियली अरेंज्ड होते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अरीय प्रकार। यहाँ पर जाइलम तथा फ्लोएम अलग अलग त्रिज्याओं पर एकांतरित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। यदि जाइलम का नंबर 2 है तो फ्लोएम का नंबर भी 2 होगा, और यह स्थिति डाई आर्क कहलाती है। यदि नंबर ऑफ जाइलम 3 हैं तो नंबर ऑफ फ्लोएम आल्सो इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ जाइलम। दिस कंडीशन इज कॉल्ड ट्राई आर्क। यदि जाइलम का नंबर 4 है तो उसे टेट्रार्क कंडीशन कहते हैं। इस तरह से मोनार्क यदि 1 है, 2 है तो डाइआर्क। इस तरह से यहाँ पर नामकरण किया जाता है। मोनार्क, डाइआर्क, ट्राइआर्क, टेट्रार्क, पेंटार्क, हेक्सार्क। क्योंकि यहाँ पर कई सारे वेस्कुलर बंडल व्यवस्थित हैं, इसलिए इस स्थिति को पॉलीआर्क की कंडीशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम समझ गए कि रूट के में जो वेस्कुलर बंडल हैं वो एकांतरित रूप से रेडियली अरेंज्ड रहते हैं। अब बात आती है डिफरेंटिएशन की। तो डिफरेंटिएशन किस प्रकार से होता है, रूट में हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 1 में ये दिया गया है वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन, जो कि रूट डेवलपमेंट के अंतर्गत एक पोर्शन है। वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम, फ्लोएम के बने होते हैं। अब ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये किसका पार्ट है? स्टील का। स्टील को हिंदी में हम कहते हैं रंभ। सबसे पहले स्टील शब्द का जो विकास है वो टेरिडोफाइटा में हुआ था। टेरिडोफाइटा में हमने जब पढ़ा था तो कई प्रकार के स्टील के प्रकार हमने देखे। या हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यूज़ का डेवलपमेंट ही टेरिडोफाइटा में ही स्टार्ट हुआ। टेरिडोफाइटा से पहले के जो प्लांट हैं जिनके अंतर्गत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, वहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़ कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। तो टेरिडोफाइटा में सबसे पहले ओरिजिन हुआ वेस्कुलर टिश्यूज़ का। वेस्कुलर टिश्यूज़ मूल की हम बात करें तो रूट एपेक्स से कुछ मिलीमीटर नीचे एक क्षेत्र होता है, उसका नाम है सेल डिफरेंटिएशन क्षेत्र। यहीं पर वेस्कुलर टिश्यूज़ का डिफरेंटिएशन की शुरुआत होती है। इसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ अभी जैसे बताया था जाइलम और फ्लोएम का विभेदन प्रारंभ होता है। डिफरेंटिएशन का क्रम मूल के शीर्ष की ओर प्रकृति करता है, अर्थात यंग रूट की हम बात करें तो शीर्ष की ओर विभेदन कम होगा, जबकि नीचे की ओर वेल डेवलप्ड डिफरेंटिएशन देखे जा सकते हैं। वेस्कुलर टिश्यूज़ का जो निर्माण है, हमने जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम में जब हमने स्टडी करी तो हमने वहाँ पर एक वर्ड बताया था, एक टर्मिनोलॉजी बताई थी, उसका नाम है पलीरोम। तो पलीरोम से ही वेस्कुलर टिश्यूज़ का डिफरेंटिएशन होता है।
पॉलीरोम से ही इनका निर्माण होता है। वेस्कुलर टिश्यूज़ का निर्माण, डिफरेंटिएशन, ये किससे होता है? पॉलीरोम नामक टिश्यू से होता है। सर्वप्रथम पॉलीरोम में ही कुछ एक्टिव व डेंस कंटेंट वाली सेल्स का डिफरेंटिएशन होकर उनका डिवीजन होता है और न्यूली फॉर्म्ड सेल्स इलोनगेट होकर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स का निर्माण करती है। अब यहाँ पे सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स ये क्या है? जब हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में जब हम इंडिविजुअली स्टडी करते हैं तो आप याद करो, जाइलम में 4 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। उनके नाम है जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। इसी प्रकार से फ्लोएम में भी 4 कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स पाए जाते हैं, अर्थात फ्लोएम 4 घटकों का बना होता है। उनमें अभी जैसे नाम आए 2 सीव ट्यूब्स, चालनी नलिका, नलिकाएं, कंपेनियन सेल्स, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर्स। तो ये जो सेल्स हैं पॉलीरोम वाली, कुछ एक्टिव और डेंस कंटेंट वाली, इलोनगेट होकर के सबसे पहले सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स अर्थात फ्लोएम का निर्माण करती है। क्योंकि ये सबसे पहले बनने वाला वेस्कुलर टिश्यू है और फ्लोएम है, तो इसे हम नाम देंगे प्रोटोफ्लोएम। प्रोटो मतलब फर्स्ट फॉर्म्ड, सबसे पहले बना। अतः ये डिफ्रेंशिएटेड जो सेल्स हैं इसे प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम के थोड़ा ऊपर स्थित पॉलीरोम की ही सेल्स डिवीजन द्वारा प्रोटोजाइलम का निर्माण करती है। प्रोटोजाइलम मतलब पहले बनने वाला जाइलम। प्रोटो जब भी नाम आता है प्रोटो प्रीफिक्स के अंदर, तो प्रोटो का पूरे मतलब बायोलॉजी ब्रांच के अंदर पूरे में प्रोटो का एक ही अर्थ है फर्स्ट। जैसे हम कहते हैं प्रोटोजोआ, फर्स्ट एनिमल। इसी प्रकार प्रोटोजाइलम, फर्स्ट जाइलम। अब इसके बाद प्रोटोजाइलम के बाद केंद्र की ओर यानी रूट की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि एग्जार कंडीशन पाई जाती है, अर्थात प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स ओरिएंटेड आउटर और पेरिफेरल साइड एंड मेटाजाइलम ओरिएंटेड टूवर्ड्स सेंट्रली। इसलिए हम यहाँ कह रहे हैं कि बाद में प्रोटोजाइलम के बाद में भीतर की ओर मतलब केंद्र की ओर, रूट के केंद्र की ओर मेटाजाइलम का फॉर्मेशन होता है, अर्थात मेटाजाइलम बनाती है। ये सेल्स पॉलीरोम की सेल्स डिवाइड होकर के किसको बनाएगी? मेटाजाइलम को। अब मेटाजाइलम क्योंकि बाद में बन रहा है इसलिए इसका नाम मेटाजाइलम हो गया, और प्रोटोजाइलम जो पहले बना। तो मेटाजाइलम की जो सेल्स है वो बड़ी होगी, प्रोटोजाइलम की सेल्स छोटी होगी। इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे और मेटाजाइलम वेल डेवलप्ड है, बड़ी होगी और लिग्निफाइड होगी। इसकी सेल्स लिग्निफाइड होगी, पता नहीं लिग्निन का डिपोजिशन होता है। धीरे धीरे इनमें वेसल्स का डिफरेंटिएशन भी हो जाता है। पॉलीरोम की सेल से एकांतरित रूप से, अभी जैसे बताया था अल्टरनेटली होते हैं, तो अल्टरनेट रूप से प्रोटोफ्लोएम तथा प्रोटोजाइलम बनते हैं। और मेटाजाइलम का डिफरेंटिएशन सेंट्रीपिटली, यानी अभी बताया था कि केंद्र की ओर है तो हम कहते हैं सेंट्रीपिटल का अर्थ ही है कि परिधि से केंद्र की ओर, परिधि से केंद्र की ओर, इसे कहते हैं सेंट्रीपिटल डायरेक्शन। या हम यूँ समझ सकते हैं सेंट्रीपिटल है तो पी का है पेरिफेरल और सी का है टूवर्ड्स, पेरिफेरली टूवर्ड्स सेंट्रली, तो सेंट्रीपिटल दिशा में होता है, जिससे प्रोटोजाइलम की स्थिति एग्जार्क हो जाती है। अर्थात रूट के जो वेस्कुलर बंडल हैं उसमें जाइलम किस प्रकार का होता है? एग्जार्क, जस्ट तने से उल्टा। स्टेम के अंदर एंडार्क होता है, लीफ के अंदर भी एंडार्क होता है, लेकिन जब हम रूट की बात करते हैं तो उसमें एग्जार्क कंडीशन पाई जाती है। अर्थात प्रोटोजाइलम बाहर की ओर ओरिएंटेड रहता है, मेटाजाइलम केंद्र की ओर ओरिएंटेड रहता है। इस कंडीशन को कहते हैं एग्जार्क। आप स्पेलिंग पर ध्यान देना, EXARCH, एग्जार्क।
इसे हम कहते हैं एक्जार्क। यदि हिंदी में तो बहुत ही आसान से याद हो जाएगा। हिंदी में हम कहते हैं इसे भाई आदि दारू। मतलब भाई आदि दारू मतलब क्या हुआ, भाई है मतलब बाहर है, प्रोटोजाइलम बाहर है, आदि है, आदि मतलब पूर्व, जो पहले बनना, आदि आदि आदिम कहते हैं ना, आदिम जंतु यानी पहले बनने वाले, पुराने पुराने, जो बहुत पुराने हो गए, जो पहले बने वो पुराने तो हुए, जो पहले पैदा हुआ उसकी उम्र ज़्यादा होगी ना, तो वो पहले बन गए, मतलब पहले बन गए, आदि हो गए। भाई आदि और दारू, दारू जाइलम को हिंदी में दारू कहते हैं। तो भाई आदि दारू एक्जार्क, EXARCH एक्जार्क। अगर ये स्थिति जैसे स्टेम की हम बात करें तो रिवर्स होती है, तो स्टेम में उसे हम कहेंगे अंत आदि दारू, यानी EX की जगह क्या हो जाएगा, एंड आर्क हो जाएगा, एंड आर्क, END एंड आ जाएगा, END एंड, वो एंड वाला नहीं, AND वाला नहीं, ENDARCH एंड आर्क कहते हैं। तो इस प्रकार रूट में डिफरेंटिएशन के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के डिस्टिंक्ट एरिया बन जाते हैं, क्षेत्र बन जाते हैं। और हम संपूर्ण रूट की बात करें तो बाहर से अगर भीतर की ओर देखें तो सीक्वेंस में देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, एपिडर्मिस, फिर आएगा कॉर्टेक्स और इनर मोस्ट लिमिटिंग लेयर ऑफ कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस, उसके बाद आएगा पेरिसाइकल, और देन लास्ट में सेंट्रल वेस्कुलर टिश्यूज, जिसकी हमने बात करी भी, सेंट्रली क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज। तो इस प्रकार MSc के जो पाठ्यक्रमानुसार इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आ सकता है शॉर्ट नोट्स पर, और यदि छोटे क्वेश्चन आ जाता है तो ये पूछ सकते हैं कि भाई वेस्कुलर टिश्यूज़ का फॉर्मेशन किस प्रकार के हिस्टोजन से होता है, उस हिस्टोजन का नाम बताइए, तो वो है प्लीरोम। तो ये 1 वर्ड का जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर का, उसमें आ सकता है। और इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा एक पार्ट है। बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसमें सारे मिलाकर का सकते थे, बेस्ट डिस्क्राइब डिफरेंटिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज, लेटरल रूट्स एंड रूट हेयर्स, तो मिला करके आएगा, मतलब अलग से नहीं आएगा। तो इसमें हम अलग से देखें तो शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसलिए आप तैयारी के साथ इसको पढ़ना है। तो डिफरेंटिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण होता है। अब दूसरा जो टॉपिक है वो हमने बताया था कि डिफरेंटिएशन ऑफ रूट हेयर किस प्रकार से होता है। इसमें एक भी लिखा है डिफरेंटिएशन ऑफ पेरिसाइकल, क्योंकि पेरिसाइकल जो है वेस्कुलर टिश्यूज का पार्ट नहीं है, ये स्टील का पार्ट है। फिर भी चलो पेरिसाइकल के बारे में हम देख लेते हैं। पेरिसाइकल जो है स्टील के सबसे आउटर मोस्ट एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, इसको स्टील के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। पेरिसाइकल कॉर्टेक्स का भाग नहीं है, ध्यान रखना आपको, स्टील का पार्ट है, क्योंकि स्टील का अगर फॉर्मूला देखें हम तो स्टील इक्विवेलेंट होता है पेरिसाइकल, फ्लोएम, जाइलम, और पित्त को भी शामिल करेंगे। यदि पित्त उपस्थित है तो पित्त को भी शामिल करेंगे। जैसे आपको पता है अगर पित्त अगर उपस्थित है तो उसे साइफोनोस्टील कहते हैं, और पित्त नहीं होती है तो उसे कहते हैं प्रोटोस्टील। वही नाम आ गया, प्रोटो मतलब पहले बनने वाली स्टील। तो पेरिसाइकल का निर्माण प्रोमेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, जिनसे कि वेस्कुलर टिश्यूज का भी फॉर्मेशन होता है। अभी जैसे बताया था मैंने प्लीरोम, तो प्लीरोम से ही होता है पेरिसाइकल का भी फॉर्मेशन। रूट्स में पेरिसाइकल जो है या तो पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, पेरेनकाइमेटस सेल्स की बनी होती है, और ये सिंगल लेयर्ड होती है। मतलब स्टेम के अंदर हम जब बात करते हैं तो पेरिसाइकल कैसी होती है, मल्टी लेयर्ड हो सकती है, मल्टी लेयर्ड, और वो अलग अलग प्लांट्स में अलग अलग प्रकार से टिश्यूज़ की बनी होती है। किसी में स्क्लेरेनकाइमेटस पेरिसाइकल होती है और किसी में स्क्लेरेनकाइमेटस भी हो सकती है, दोनों ही हो सकती है, स्क्लेरेनकाइमेटस और पेरेनकाइमेटस। लेकिन यहाँ पर रूट की हम बात करें तो पेरिसाइकल कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड और पेरेनकाइमेटस सेल से बनी होती है। इनकी मेरिस्टेमेटिक कैपेसिटी बनी रहती है, क्योंकि याद करो जब हमने पढ़ाया था वेस्कुलर टिश्यू डिफरेंटिएशन से, अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे उससे पहले लेटरल रूट का डिफरेंटिएशन पढ़ा था, याद करो पेरिसाइकल से क्या बनती है, लेटरल रूट्स। इसलिए लेटरल रूट्स कैसी होती है, एंडोजीनस, याद आया ना।
वेरी गुड। तो इस प्रकार आप याद करोगे तो आपको जरूर आएगा, आप पढ़ते रहेंगे तो लेटरल रूट्स का जो डेवलपमेंट है वो पेरिसाइकिल से ही तो होता है, इसलिए तो हमने कहा लेटरल रूट एंडोजीनस होती है। और एक और इम्पोर्टेंट काम है, पेरिसाइकिल से ही कैम्बियम का निर्माण होता है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है ना डाइकोट रूट में, तो पेरिसाइकिल से कैम्बियम का निर्माण होता है। इसलिए मूल के पेरिसाइकिल को पेरिकैम्बियम भी कहते हैं। तो इतना सा इस पे आपको डिस्क्राइब करना है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, उसका नाम है डिफरेंटिएशन ऑफ रूट हेयर्स। अब भाई रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स रूट्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर रूट्स में रूट हेयर नहीं होंगे तो फिर वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? तो वाटर एब्जॉर्प्शन का एक महत्वपूर्ण संरचना है रूट हेयर। रूट हेयर्स वास्तव में देखें तो रूट हेयर्स क्या है? रूट हेयर्स एक ही सेल का बना होता है, इसलिए कहते हैं यूनिसेल्यूलर, और बहुत सॉफ्ट है और बहुत ही चिपचिपी होती है। बाहर से बहुत चिपचिपी होती है क्योंकि इसमें पैक्टिन का डिपोजिशन होता है। जैसे हम प्लांट को अपरूट करते हैं तो रूट हेयर पर बहुत सारे मिट्टी के कण वगैरह चिपके हुए रहते हैं। जब उसको वाटर से वॉश करते हैं तब आपको दिखाई देती हैं भाई रूट हेयर ये हैं। तो रूट हेयर वास्तव में एपिडर्मल इलोंगेशन यानी एपिडर्मिस का ही एक इलोंगेट पार्ट है। ये एपिडर्मिस के एक ट्यूबुलर एक्सटेंशन है और ये यूनिसेल्यूलर है। रूट हेयर्स पर क्यूटिकल स्टोमेटा पूरी रूट में नहीं होते हैं, रूट्स पर ही जो है क्यूटिकल है, स्टोमेटा, ये इनका पूर्ण रूप से अभाव होता है। इसलिए इनमें कोई ट्रांसपिरेशन वगैरह नहीं होता है जैसे कि हम बात करते हैं लीफ के अंदर, वैसा नहीं है क्योंकि अंडरग्राउंड है, भूमिगत है, इसलिए इसमें कोई ट्रांसपिरेशन की क्रिया नहीं होगी क्योंकि इसमें क्यूटिकल ही नहीं है, स्टोमेटा ही नहीं है, और ये बिल्कुल मिट्टी के अंदर दबी हुई रहती है। रूट्स में एपिडर्मिस से सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जिससे रूट हेयर के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं होती। रूट हेयर का डेवलपमेंट अगर देखें, इनका जो डिफरेंशिएशन देखें, तो रूट हेयर एपिडर्मिस की किसी भी कोशिका से हो सकता है, कोई भी सेल से हो सकता है, लेकिन अधिकांश ये पाया गया कि एपिडर्मिस में छोटी व लंबी कोशिकाएं एक नियमित अंतराल या अनियमित रूप से व्यवस्थित रहती हैं। अगर सेल छोटी है तो उसको कहते हैं ट्राइकोब्लास्ट। स्पेलिंग पे ध्यान देना, देखो मैं स्पेलिंग आपको मैं बोल रहा हूँ, आप आसानी से नोट कर सकते हैं। स्पेलिंग क्या है ट्राइकोब्लास्ट की? TRI, नोट करो, TRICHOBLAST, ट्राइकोब्लास्ट। अब यहाँ ट्राइको जो आया, ट्राइको का मतलब होता है हेयर। अगर हम कहते हैं भाई हेयर की स्टडी करनी है मुझे तो और कुछ नहीं करना है, तो उसे कहते हैं ट्राइकोलॉजी। तो इसी से नाम पड़ा है ट्राइकोब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब छोटी सी सेल। तथा रूट हेयर्स का परिवर्धन डेवलपमेंट सदैव इन्हीं ट्राइकोब्लास्ट सेल से होता है, और बड़ी जो सेल्स हैं वो सामान्य जो है वो एपिडर्मल सेल होती है। ट्राइकोब्लास्ट का जो न्यूक्लियस है अन्य एपिडर्मल सेल से बड़ा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उच्च DNA की मात्रा युक्त होता है। इसी कारण एक्सटेंशन होकर रूट हेयर को बनाता है। रूट हेयर की ग्रोथ केवल इसके टिप पर ही होती है, यानी इसके सिरे से ही होती है, और बाकी का जो शेष भाग है वो ग्रो नहीं करता। तो जो टिप वाला भाग है उसी से ही इसमें ग्रोथ होती रहती है। तो इस प्रकार डिफरेंटिएशन ऑफ रूट हेयर और डिफरेंटिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू और लेटरल रूट्स के बारे में हमने पूर्व के जो लेक्चर है उसमें हमने बताया था। तो आपके यूनिट फर्स्ट के अंदर मतलब नीचे वाला जो पार्ट है ये वेस्कुलर टिश्यू, डिफरेंटिएशन, लेटरल रूट्स और रूट हेयर, ये तीनों पार्ट हो गए। और इसके बाद ऊपर वाला जो पार्ट है वो लिखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टेम, RM, ये भी हो गया। अब यूनिट फर्स्ट के अंदर दो पोर्शन बच रहे हैं, एक तो है सेल फेट्स एंड लीनियज और यूनिक फीचर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ये भी आपको अगले लेक्चर में इसको भी करवाएंगे। और यूनिट सेकंड में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टेम भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। साथ में साइटोलॉजिकल और मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ सेम, कंट्रोल ऑफ सेल डिवीजन एंड सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये भी आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके नोट्स भी आपको मैंने PDF के फॉर्म में सेंड किया। आप मन लगा के पढ़ाई करो और ये एक एक टॉपिक जो है कवर होते जाएंगे ऐसे।
तो आज अपन इतना ही स्टडी करते हैं। थैंक यू।